हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, आप लैब में इसको अक्सर यूज़ करते हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को समझने के लिए हमें टॉर्क को समझना पड़ेगा, जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ठीक है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टॉर्क पर बेस्ड है, यानी कि जब कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो घूमती है, मूव करती है, इसीलिए इसको कहते हैं मूविंग कॉइल। कॉइल घूमती है यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर साइंटिस्ट है, उनके नाम पर रखा गया है। तो मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या है? इट इज ए डिवाइस to detect the current in a circuit। ठीक है ना। किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने की डिवाइस है ये। करंट को मेजर भी करती है, करंट को डिटेक्ट करेगी। इसको हम एमीटर और वोल्टमीटर की तरह कैसे यूज करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। तो करंट को डिटेक्ट करेगी। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसका क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट when a current carrying coil is placed in a magnetic field, a torque is applied on it, तो इस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। ठीक है, करंट को डिटेक्ट करेगी। जब कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, कितना? NIAB साइन थीटा या MB साइन थीटा। अब जरा इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है। बेसिकली एक हॉर्सशू मैग्नेट होता है। अभी मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा इसके, आपको जो भी पसंद आए, जो तुमको पसंद, वही डायग्राम बना लेना। ये हॉर्सशू मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एक सिलिंड्रिकल कोर रखी होती है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। इसका भी मैं टॉप व्यू दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर एक कॉइल को लपेट दिया गया है। ठीक है, एक कॉइल ऐसे ही मान लो, ऐसे हमने इसको इस पर ऐसे लपेट दिया इस सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, ये एक इसका टर्मिनल हो गया, T1 मान लेते हैं, ये बाहर की सर्किट में गया है। इसी तरह से ये मान लेते हैं कि ये है टर्मिनल T2। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? एक स्प्रिंग लगी होती है, एक स्प्रिंग लगी होती है। इस स्प्रिंग को हम हेयर स्प्रिंग कहते हैं। ये बेसिकली बनी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की। क्यों बनी होती है भी बात करेंगे। इस कॉइल पर ही जब ये कॉइल लपेटते हैं, ठीक है ना, तो इस सिलेंडर से जो सिस्टम है इससे कनेक्टेड होती है एक निडल। ठीक है, एक निडल कनेक्टेड होती है। ठीक, अब देखिए क्या होगा। अगर हम करंट देंगे इसको, तो एक करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। ठीक है ना,
तो क्या होगा कि इसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर से इधर है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। अगर कॉइल ऐसे रखी है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। किसी और एंगल पर है तो थीटा एंगल बन रहा, ठीक है ना। इस तरह से क्या होगा, एक टॉर्क डेवलप होगा इसके अंदर। पहले बहुत ही सिंपल से इसको समझ लेते हैं। एक टॉर्क डेवलप होगा। अब देखिए जैसे ये घूमेगी, ठीक है ना, ये जैसे घूमेगी, मान लो इसको पाइवोट कर दिया यहां से ऐसे, ठीक है। ये जैसे घूमेगी तो इस स्प्रिंग में एक ट्विस्ट होगा, इस स्प्रिंग में एक ट्विस्ट होगा। तो देखिए स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, ठीक है। भाई स्प्रिंग को आप घुमाइए और छोड़ दीजिए तो अपनी पुरानी शेप में लौट आती है ना, मतलब पुरानी स्थिति में लौट आती है ना। तो ये क्या है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है इसके अंदर। यानी जितना टॉर्क आप बाहर से लगाओगे करंट दे करके, उतना ही ज्यादा ये ट्विस्ट होगा सिलेंडर पूरा सिस्टम, उतना ही ज्यादा इसके अंदर ट्विस्टिंग आएगी और उतना ही ज्यादा इसके अंदर टॉर्क डेवलप होगा। तो जैसे ही आप करंट बंद करोगे तो क्या होगा, ये फिर से पुरानी स्थिति में लौट आएगी, निडल जहां थी वहीं लौट आएगी। अगर जीरो पर है तो जीरो पर ही लौट आएगी। तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क इसके अंदर डेवलप होता है, ठीक है ना। ये जो हम स्प्रिंग यूज करते हैं, ठीक है, इसका एक अपना स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसको हम टॉर्जनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में और समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि इसको अगर हम एक और डायग्राम से समझें, यहाँ पर एक रखे हुए सिलिंड्रिकल कोर और इसके ऊपर लपेट दिया गया है एक वायर को, कॉइल। यहाँ पर है स्प्रिंग, ठीक है। इस तरह से टर्मिनल है T1 एंड T2। ये एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। इस तरह से एक हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक। ऐसे, और यहां पर एक निडिल लगी हुई है, ये निडिल लगी हुई है। यहां पर एक स्केल बनी हुई है, ये जैसे एक स्केल बनी हो। इस स्केल पर 0 1 2 3 ऐसे ही 1 2 3 ऐसे बना हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी हेयर स्प्रिंग है, स्प्रिंग हो गई। ये हमारी कॉइल हो गई। ये सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर हो गया, सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर। सॉफ्ट आयरन जो है वो एक फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए। और ये हमारा हॉर्सशू मैग्नेट है, ये पॉइंटर हो गया, ठीक है। इस तरह से कुछ ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट और ये सिलेंड्रिकल कोर। अब इसका जैसे टॉप व्यू देखें हम, इसका हम टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू कैसा है इसका, देखिए इसका टॉप व्यू अगर हम देखते हैं तो ऊपर वाला व्यू सिलेंडर का ऐसे हमें दिखाई देगा, ऐसे। इसके ऊपर एक कॉइल को लपेटा गया है, ये कॉइल है। ये हॉर्सशू मैग्नेट
जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए ऐसे हैं ये मैग्नेट, इस तरह से कर्व है, ऐसे इधर ऐसे इधर। तो होता क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंटर लगा हुआ है, इससे होकर के पॉइंटर, और यहाँ एक स्केल बनी होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ जब फील्ड लाइन जाती हैं तो अगर प्लेन मैग्नेट होता तो सिंपल ऐसे जाती, ऐसे इस तरह से। यहाँ पर क्या है, सभी रेडियल ऐसे जाएंगे, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे फील्ड लाइन जाएंगी। अब अगर ऐसे फील्ड लाइन जाएंगी तो होगा क्या, अगर आप देखिए कि ये जो प्लेन ऑफ जो कॉइल है उसका एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री पर। अगर ये घूम गया तो एरिया वेक्टर घूम गया, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही है, अब 90 डिग्री पर नहीं रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड देखिए इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, कॉइल को घुमाया, एरिया वेक्टर इधर गया, मैग्नेटिक फील्ड तो वहीं पर है, तो ये एंगल घट गया, यानी टॉर्क घट जाएगा। इस केस में क्या है, इस केस में देखिए कैसे भी कॉइल घूमेगी, ठीक है, कैसे भी कॉइल घूमेगी, हमेशा जो फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर ही रहेगी, ठीक है। जैसे कि अगर कॉइल इस तरह से है तो देखिए इसका एरिया वेक्टर ऐसे, यानी कि डायपोल मोमेंट कुछ इधर की तरफ हो गया, और जो इसका मैग्नेटिक है फील्ड है वो इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मान लीजिए कि कॉइल इस तरह से थोड़ा सा घूम गई ऐसे, अब एरिया वेक्टर आ गया इधर, लेकिन ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए ये भी 90 डिग्री पर है, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, एक टॉर्क प्रोवाइड करेगी हमें, ठीक है ना, 90 डिग्री पर है, मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करेगी। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम किस लिए यूज करते हैं, मैक्सिमम टॉर्क के लिए, ठीक है। यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टू प्रोवाइड मैक्सिमम टॉर्क। तो इस तरह से ये एक हमने व्यू आपको दिया कि गैल्वेनोमीटर एक्चुअली होता कैसा है, ठीक है। बाकी एडी करंट वगैरह भी डेवलप होती है तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। समझ में आ गई बात। ये होता है गैल्वेनोमीटर, एक सिलिंड्रिकल कोर पर एक कॉइल लपेट दी जाती है, हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रहती है, एक स्प्रिंग लगी हुई है फॉस्फर ब्रॉन्ज की, ठीक है ना। जब करंट फ्लो होती है इसके अंदर टॉर्क डेवलप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पॉइंटर आगे की तरफ बढ़ता है, हम करंट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो टॉर्क डेवलप होगा वो कितना होगा, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। जो टॉर्क डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप्ड इन द कॉइल, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ठीक है ना, NIAB साइन थीटा। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है। I क्या है, करंट इन द कॉइल, करंट पासिंग थ्रू कॉइल, पासिंग थ्रू कॉइल। A क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल। एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हॉर्सशू मैग्नेट की वजह से प्रोवाइड हो रही है, ठीक है ना। एंड थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। A और B के बीच का एंगल है, ठीक है, या M और B के बीच का एंगल भी कह सकते हैं। अब देखिए थीटा है कितना, यहाँ पर थीटा है 90 डिग्री ड्यू टू रेडियल फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना हो गया, NIAB, ठीक है ना, साइन 91। तो टॉर्क हो गया NIAB। अब देखिए ये जो स्प्रिंग है इसका भी एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसका जो टॉर्क है
वो डिपेंड करेगा कि कितना आप घुमाते हो कॉइल को। अब आप जितनी करंट दोगे, ठीक है, पहले उसका एरिया वेक्टर ऐसे था, आपने करंट दिए, घूमना स्टार्ट हुआ, तो देखिए क्या है, पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आ रहा ना, और करंट बढ़ाएंगे आप, पॉइंटर और डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो इसका टॉर्क है, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है इसके अंदर का, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। जितना डिफ्लेक्शन करोगे उतना तेजी से लौट के आएगा, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन कराओगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर टॉर्क डेवलप होगा ना, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन कराओगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर टॉर्क डेवलप होगा, ठीक है ना। तो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड इन द स्प्रिंग या हेयर स्प्रिंग, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्शन के, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहां पर एक कांस्टेंट लगेगा के फाई, इसको सी से भी कहते हैं। ये हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है ना। यहां पर जो के है, के क्या है यहां पर, हियर के इज टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ material of the spring, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कम रखते हैं, क्यों कम रखते हैं अभी बता रहा हूं जब मैं सेंसिटिविटी पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया कि देखिए सिंपल क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है, टॉर्क डेवलप होगा, स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, जितना करंट आप दोगे जितना ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। ये रिस्टोरिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा कि पॉइंटर कितने आगे गया, यानी डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन कितना हुआ। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं कि NIAB इज इक्वल टू के फाई। अब देखो यहां पर जो फाई है वो बेसिकली क्या आया, फाई क्या आया, NAB अपॉन के आई, ठीक है ना। अब देखिए नंबर ऑफ टर्न, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, स्प्रिंग, ये सब तो आपने फिट कर दिया है ना, पहले से ही कॉइल में लगे हुए ना गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो ये सब कांस्टेंट हो गए। अब क्या होगा, जितना आप करंट बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, जितनी ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। इसी मैकेनिज्म पर बेस्ड है, ठीक है, इसीलिए करंट को मेजर कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। तो जितना ज्यादा आप करंट दोगे उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर देखें, इस इक्वेशन को, तो फाई इज इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट टर्म है, इस पूरे कांस्टेंट टर्म को हम कह सकते हैं जी, ठीक है, जी आई। हियर जी इज इक्वल टू NAB अपॉन के, ठीक है। और इस जी को कहते क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और फिगर ऑफ मेरिट, इसका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, वहां पर यूज करेंगे। यानी कि फिगर ऑफ मेरिट जी इज इक्वल टू क्या है, फाई अपॉन आई, ठीक है, जी इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, फिगर ऑफ मेरिट, यानी कि पर यूनिट करंट पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसको सेंसिटिविटी भी कहते हैं। अब देखिए सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है भाई, कोई भी चीज बहुत सेंसिटिव है, यानी कि आप जरा सा भी
फोर्स लगाया आपने, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, ठीक है। जैसे आपका कोई फ्रेंड बहुत सेंसिटिव है, ज़रा सा भी आपने उसके साथ कुछ मजाक वजाक किया तो गुस्सा हो गया, ठीक है, हम गुच्छा हो गया। तो सेंसिटिव होने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आपने जरा सी करंट दी और खूब डिफ्लेक्शन दिखाने लगा, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, ठीक। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है सर, कि फॉर स्मॉल करंट passing through galvanometer, it shows much deflection, it is sensitivity of गैल्वेनोमीटर। मतलब सेंसिटिविटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि आपने थोड़ा सा चेंज किया तो बहुत बड़ा चेंज हमें मिलने लगा, मतलब आपने थोड़ी सी करंट पास की तो डिफ्लेक्शन खूब सारा मिलने लगा, तो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, जरा सी भी करंट पे रिएक्ट कर रहा है तुरंत, ठीक है ना। तो सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की ये होती है, ठीक है। अब सेंसिटिविटी है क्या, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। करंट अगर पास होती है, वोल्टेज मेजर करते हैं, तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। मान लीजिए हम IS से दिखाते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है ना। और अभी हमने क्या देखा कि जो NIAB इज इक्वल टू K फाई था, तो फाई अपॉन I कितना आया, NAB अपॉन K, ठीक है ना। ये क्या हो गई, ये हो गई करंट सेंसिटिविटी। अब देखिए करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, we have to increase क्या क्या इंक्रीज करें, नंबर ऑफ टर्न, एरिया ऑफ कॉइल एंड B मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हो गया इंक्रीज, एंड वी हैव टू डिक्रीज K, ठीक है ना, टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे डिक्रीज करते हैं, हम यूज करते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की स्प्रिंग हम यूज करते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी कम होती है, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज यूज करते, नॉन मैग्नेटिक भी होती है, कई सारी प्रॉपर्टी हैं इसकी, ठीक है। अब देखिए जैसे करंट सेंसिटिविटी है वैसे क्या होगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी, ठीक है। तो इन सब चीजों को बढ़ा करके हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, इसको घटा करके करंट सेंसिटिविटी को घटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यानी कि हमने कहा वोल्टेज सेंसिटिविटी, मान लो Vs इज इक्वल टू फाई अपॉन डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज।
अब वोल्टेज क्या होता है, आई आर, आर किसका, कॉइल का, जो कॉइल आपने यूज की है उसका रेजिस्टेंस। तो देखिए ये एक तरह से ये भी बन गया 5/I इंटू 1/R, और 5/I की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख रखी NAB/K, तो NAB/K और एक R और आ गया, ठीक है ना। अब देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम एरिया बढ़ाएं, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ी, B को बढ़ाएं, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ी, और K को अभी भी घटाएं, ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। अच्छा N बढ़ाने पर भी बढ़ सकती है और R घटाने पर भी घट सकती है, ठीक है ना। हम अगर N को बढ़ाएं और R को घटाएं तब भी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ा करके वोल्टेज सेंसिटिविटी को, मतलब नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी क्या, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी क्या, अगर ऐसे कहा जाए तो देखिए अगर आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हो तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी या नहीं, ठीक है, वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो देखो जरा सा ये फॉर्मूला देखिए आप, वोल्टेज सेंसिटिविटी है NAB/KR, ठीक है ना। अब मान लो आपने नंबर ऑफ टर्न बढ़ाए, यानी कि ज्यादा वायर लिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया कि नहीं, ठीक है ना। अगर आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ओवरऑल N/R क्या रहा, कांस्टेंट रहा कि नहीं, N भी बढ़ाया तो R भी बढ़ गया, तो N/R तो कांस्टेंट रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, ठीक है ना। मान लीजिए आप किसी ऐसे तरीके से बढ़ाएं कि नंबर ऑफ टर्न तो बढ़ा दें, ठीक है ना, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा ना बढ़े तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। लेकिन जनरली क्या होता है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है, तो ओवरऑल चेंज नहीं आता है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ सकता है, तो ओवरऑल कुछ नहीं चेंज होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि हमको K को कम कर रखना है, चाहे करंट सेंसिटिविटी हो चाहे वोल्टेज सेंसिटिविटी हो, तो K को हम कम रखेंगे क्योंकि टॉर्क इक्वल टू K∅, K को कम रखना है हमें। K को अगर कम रखना है तो हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है ना, जो कि पतला हो थोड़ा सा, ठीक है ना। मोटा होगा तो टॉर्जनल कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा ना, मोटा वायर आप ट्विस्ट करो, ठीक है, मोटा वायर ट्विस्ट करो तो उसका टॉर्जनल कांस्टेंट बहुत होता है ना, पतला वायर ट्विस्ट हो जाता है आसानी से, ठीक है। यानी कि हम पतला वायर यूज करेंगे। अगर हम पतला वायर यूज करेंगे तो क्या होगा सर, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। भाई थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और थिन वायर का एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा। हमें थिन वायर यूज करना, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी कि ये जो गैल्वेनोमीटर है बहुत लार्ज करंट नहीं मेजर करेगा क्योंकि इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आपने देखा होगा लैब में आपको 1, 2, 3, 5 ऐसे ही एम्पियर तक की करंट को हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को हम इस गैल्वेनोमीटर से जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं उससे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत थिन वायर यूज करते हैं इसमें, जिससे कि टॉर्जनल कांस्टेंट कम रहे। थिन वायर यूज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। थिक वायर यूज करेंगे टॉर्जनल कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस उसका कम रहेगा, ठीक है। तो थिक वायर हम नहीं यूज करते, थिन वायर यूज करते हैं, इंसुलेटेड वायर, कॉपर वायर इस तरह से, और उसकी कॉइल हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये था वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा घटा सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करते हैं ताकि टॉर्क मैक्सिमम लगे हर एक पॉइंट पर, ठीक है। फॉस्फर ब्रॉन्ज यानी कि कम इलास्टिसिटी वाला, कम टॉर्जनल कांस्टेंट वाले स्प्रिंग यूज करते हैं, ठीक है ना।
अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि इन गैल्वेनोमीटर the area of coil used is 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ज़्यादा हो गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है कॉइल का, करंट थ्रू इट इज 3 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर करंट पास हो रही है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट इज 2 टेस्ला, 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। इफ डिफ्लेक्शन is 20 degree, then find torsional constant of the spring, ठीक है। जो स्प्रिंग उसमें यूज हुई उसका टॉर्जनल कांस्टेंट देखिए, हमें ये पता है कि फाई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आई, ठीक है ना। क्या फाइंड करना के, तो के इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन 5 सिंपली, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न कुछ दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न 50, सपोज 50 नंबर ऑफ टर्न है, तो कितना हो गया, 50 इंटू एरिया 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड 2 अपॉन कितना आ गया, ये 5 है 20 डिग्री, 20 डिग्री है 5, कितना आया है 100, 2 इंटू 10⁻2 अपॉन 20, 0.1 इंटू 10⁻2, 0.1 इंटू 10⁻2। अब देखो यहाँ पर जो एन ए बी अपॉन 5, तो 5 का तो डिग्री में लिया है, ए और बी मीटर स्क्वायर टेस्ला, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर पर डिग्री, इस तरह से यूनिट लिख दिया, के निकल आया, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। इस तरह से हम के को फाइंड कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड जनरली आपसे करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ऐसे सब कुछ वैल्यू आपको दी होगी और आपसे पूछ लेंगे कि कितनी होगी, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए moving coil galvanometer by 50%, करंट सेंसिटिविटी को 50% इंक्रीज करने के लिए इट्स रेजिस्टेंस इज increases by 2x of its initial value. By what factor its voltage sensitivity will change.
मतलब क्या कह रहे हैं कि करंट सेंसिटिविटी को 50% बढ़ाने के लिए इसका रेजिस्टेंस पहले से डबल कर दिया गया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना परसेंट चेंज हुई, ठीक है ना, देखते हैं। अच्छा देखिए, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिव होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है। पहले मान लेते हैं करंट सेंसिटिविटी इतनी थी, पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी थी? वोल्टेज सेंसिटिविटी थी फाई अपॉन वी, यानी कि फाई अपॉन आई आर, मतलब आई एस अपॉन आर, आई एस अपॉन आर, ठीक है ना। पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी इतनी थी। अब बाद में देखिए न्यू, ठीक है, जब ये इंक्रीज कर दिया तो क्या हुआ? वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी बढ़ गई है? 50%, यानी आई डैश एस इज इक्वल टू आई एस पहले थी और 50% इसका और बढ़ गया है, यानी कितना आ गया? आई एस प्लस 50% ऑफ आई एस, यानी कि 1 प्लस 1/2, 3/2 आई एस, ठीक है ना, 3/2 आई एस। वोल्ट करंट सेंसिटिविटी तो इतनी हो गई है। बाद में वोल्टेज सेंसिटिविटी देखे कितनी हो गई? वी एस डैश इज इक्वल टू, अब देखिए जो नया रेजिस्टेंस है, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो गई? बाद की करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया? डबल हो गया ना, यानी कि अब की बार रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2R। पहले रेजिस्टेंस कितना था? R। वोल्टेज सेंसिटिविटी थी IS, अब वोल्टेज सेंसिटिव करंट सेंसिटिविटी थी IS, अब करंट सेंसिटिविटी IS डैश है और रेजिस्टेंस कितना हो चुका है? 2R, ठीक है ना। तो देखिए कितना है? VS डैश इज इक्वल टू IS, I डैश S की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3/2 IS, 3/2 IS अपॉन 2R, यानी कि 3/4 IS अपॉन R। IS अपॉन R की वैल्यू देखिए कितनी है? VS है, VS है, IS अपॉन R VS है, तो कितना है? 3/4 VS, यानी कि VS डैश इज इक्वल टू 3/4 VS, ठीक है ना। मतलब VS डैश क्या हो गया? अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करें तो 75%, 3/4 75% हो गया, ठीक है ना। 75% ऑफ VS, यानी V डैश 75% ऑफ VS है केवल, 100% नहीं, बराबर नहीं है, बढ़ा भी नहीं, घट गया है। कितना घट गया? 25%, ठीक है। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी decreases by 25% of initial, ठीक है ना। V डैश एस 75% ऑफ VS बचा, VS का 75% बचा, तो 25% डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो आप और भी क्वेश्चन करना इससे रिलेटेड, यानी गैल्वेनोमीटर अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक। गैल्वेनोमीटर का ये सब मेन पार्ट खत्म हो गया है। अब उसको हम वोल्ट मीटर और एमीटर की तरह कैसे यूज करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आप देखते रहिए चैनल, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।